ठोस अवस्था के अंदर रिक्तियों के बारे में पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिक्तियों के बारे में पढ़ा था, तो एक बार मैं शॉर्ट में याद दिला देता हूं कि क्या था वो। तो एक बार ध्यान सुनेंगे बेटा। हमने पिछले क्लास में देखा था कि जब भी परमाणु आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद ठोस अवस्था तैयार करते हैं, तो हमने ये देखा था कि किसी भी तरह के स्ट्रक्चर में जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो बेटा बीच बीच में गैप बन जाते हैं। उन्हीं गैप को हम वॉइड कहते हैं या फिर रिक्तियां कहते हैं। और आपको याद होगा वॉइड जो है वो दो प्रकार का होता था, एक है चतुष्फलकीय या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा होता है बेटा अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी परमाणु में, ध्यान सुनेंगे, किसी भी परमाणु में जब पैकिंग होना शुरू होता है तो बीच बीच में गैप बन जाते हैं और उस गैप को हम वॉइड कहते हैं या रिक्तियां कहते हैं। फिर पिछले क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो गोल गोल मैंने जो परमाणु लिए हुए हैं, ये जो गोलाकार में मैंने यहां पर जो एटम लिए हुए, ये क्या होते हैं बेटा? हमेशा एनायन होते हैं। आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया था कि ये जो गोल गोल पार्टिकल है ये एनायन होते हैं, ये ऋणायन होते हैं, एनायन होते हैं। और बीच में जो वॉइड बना हुआ है, यहां पर कौन फंसा हुआ पाया जाता है बेटा? केटायन। आपको याद होगा कि बीच में वो जो वॉइड रहता है वहां कौन फंसा हुआ पाया जाता है? केटायन पाया जाता है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि जब बहुत सारे परमाणु मिल करके एक ठोस अवस्था तैयार करते हैं, पैकिंग करते हैं, तो बीच बीच में कुछ गैप बन जाता है। उन गैप को हम वॉइड कहते हैं और उन वॉइड्स में केटायन पाए जाते हैं, उन वॉइड्स के अंदर केटायन पाए जाते हैं। अब आज हम इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वॉइड होता है, बीच में जो गैप होता है, आप जब परमाणुओं का संकुलन करते हैं तो बेटा बीच में ये जो गैप बनता है, इस गैप का साइज क्या होगा, इसका आकार क्या होगा। तो आज के क्लास में हम थोड़ा सा इस बारे में देखने वाले हैं कि ये जो वॉइड होते हैं इनका साइज क्या होता है, इनका आकार क्या होता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम रिक्तियों के आकार के बारे में बात करेंगे। तो बेटा एक्सपेरिमेंट से यह पाया गया है कि जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है, यानी कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, गौर सुनेगा, उसमें रिक्तियों का जो आकार होता है वो जो एनायन होते हैं उनके 0.225 के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है, जरा गौर सुनना। यहां ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जरा गौर से सुनेगा बेटा। मान लो कि मैं यहां पर ये देखो परमाणुओं का एक संकुलन कर लेता हूं और यहां बीच में यहां पर जो गैप है, आज हम इसके आकार के बारे में बात करेंगे। तो सुनेंगे इसको ना, अभी जो कुछ देर पहले मैंने बताया था, हाँ एक मिनट, जरा यहां देखना। मान लो इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा मेरे को, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना लिया, और अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बीच में ये जो गैप बना हुआ है, आज हम इसके आकार के बारे में बात करेंगे, साइज के बारे में बात करेंगे। तो सुनना बेटा, असल में होता क्या है, इस बड़े गोले को आप क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। तो इस एनायन का ये जो त्रिज्या है उसको मैं कैपिटल आर से दर्शाऊंगा। ये जो एनायन होते हैं इसके त्रिज्या को मैं कैपिटल आर से दर्शाऊंगा। और इसको और बड़ा कर देता हूं मैं, और जो छोटा केटायन है, यानी कि ये जो रिक्ति बनी हुई है, जो गैप बना हुआ है, इसके त्रिज्या को स्मॉल आर से मैं दर्शाने वाला हूं। जरा गौर सुनेगा, इस एनायन के त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाऊंगा और इस छोटे से गैप के अंदर जो केटायन फिट होता है उसके त्रिज्या को मैं स्मॉल आर से दर्शाऊंगा। तो उससे नतीजा क्या होगा? तो उससे नतीजा यह होगा कि एक्सपेरिमेंट से यह पाया गया है कि जो वॉइड होता है, कौन सा वॉइड? टेट्राहेड्रल। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ना बेटा, ये 0.225
होता है किसके, कैपिटल आर के। ध्यान देना, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर उस गैप का त्रिज्या है और कैपिटल आर क्या है, उस एनायन का त्रिज्या है। गौर सुनेंगे बेटा, ये जो स्मॉल आर है ये गैप का त्रिज्या है और जो कैपिटल आर है वो एनायन का त्रिज्या है। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, जरा गौर सुनना। अगर किसी ने आपको यह बता दिया, अगर आपको किसी ने यह बता दिया कि आपने यहां जो एनायन लिया है, आपने यहां जो एनायन लिया है, इस एनायन की त्रिज्या, किसी ने मुझे बताया इस एनायन की जो त्रिज्या है वो सपोज 200 पिकोमीटर है। किसी ने मुझे बताया कि इस एनायन की जो त्रिज्या है वो 200 पिकोमीटर है। तो किसी ने मेरे से पूछ दिया कि अगर किसी एनायन की त्रिज्या 200 पिकोमीटर हुआ तो इसके अंदर जो गैप बना है उसमें जो एटम आएगा उसकी त्रिज्या क्या होगी। मैं आपको यह बता रहा हूं कि अंदर में जो गैप बनता है उसका साइज क्या होगा, अंदर में जो गैप बना है उसका साइज क्या होगा। तो सुनना बेटा, अगर आप इस एनायन के त्रिज्या को 200 पिकोमीटर लेके चलते हैं तो बेटा इस रिक्ति की, इस गैप की त्रिज्या कितनी होगी, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.225 आर कितना है बेटा, 200। तो ये जो आंसर आएगा ये करीब 45 के आसपास आएगा, 45। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप 200 पिकोमीटर त्रिज्या वाला एनायन लोगे संकुलन के लिए, तो बीच में बने हुए गैप में ऐसे केटायन आ पाएंगे जिनका त्रिज्या 45 पिकोमीटर के आसपास होगा, 45 पिकोमीटर के आसपास होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने बोला कि अगर आप 200 पिकोमीटर वाले एनायन को लेके संकुलन करोगे, उनका पैकिंग करोगे, तो फिर अंदर में जो गैप बनेगा उस गैप में जो केटायन आएगा उसका त्रिज्या 45 पिकोमीटर के आसपास होगा। अब इसको मैं एक और मतलब समझाता हूं। ये बताओ, अगर मैं 200 का 45% निकालूं तो बेटा कितना हो गया, 45/200 इंटू 100, तो ये करीब आएगा 22.5%। 22.5%। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो एनायन है उसका जो आकार है, उसका 22.5% आकार वाला ही केटायन इसके बीच में आ सकता है। फिर से रिपीट करता हूं, इस 22.5% का मतलब यह है कि आप जिस आकार का एनायन लेंगे उस एनायन का जो भी आकार होगा उसका 22.5% आकार वाला ही केटायन आप इसके अंदर में भर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं बेटा, ये फिक्स वैल्यू होता है, ठीक उसी प्रकार यहां पर जो अष्टफल की रिक्तियां होती हैं, बेटा इसमें केटायन का जो आकार होगा वो 0.414 होगा किसके, एनायन के आकार के बराबर। तो यहां देखिए इसका क्या मतलब समझे, इसका मतलब यह है कि इस केस में ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। जरा बना लें इसको, ये देखो, ये मैंने यहां पर ऑक्टाहेड्रल संरचना बना लिया है, ये देखिए। और आपको याद होगा पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि जब 6 परमाणु मिलते हैं तो बीच में जो गैप बनता है उस गैप को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बेटा ये जो फिगर है वो ये बता रहा है कि जब आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाओगे, गौर से सुनना, जब आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां पर जो एनायन लोगे उसका जो भी आकार होगा उसके मुकाबले इस रिक्ति के अंदर भरे हुए केटायन का जो आकार होगा वो 41.4% होगा। 41.4% आकार वाला केटायन आप भर सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई चतुष्फल की रिक्ति का साइज क्या होता है, तो बस तुम इतना कह देना कि यहां पर ये जो बड़े बड़े एनायन होते हैं इनका जो भी आकार होगा उसका 22.5% आकार वाला केटायन बीच में भर सकते हैं। और इसमें आप कहेंगे कि जब हम अष्टफल की संरचना तैयार करते हैं तो यहां पर जब एनायन पैकिंग करेंगे तो उस एनायन का जो भी आकार होगा उसका 41.4% साइज वाला केटायन ही आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हैं। तो इसको याद रखेंगे बेटा, इसे प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहां पर मैं आपको केटायन किस आकार का इसके अंदर फिट बिठाया जा सकता है वो बता रहा हूं।
अच्छा बेटा, आपको ये तो पता है ना, आप सबने पिछला वाला क्लास अटेंड किया होगा, आपको पता है ना कि ये जो बीच बीच में गैप बनते हैं, यहाँ कौन फंसे हुए पाए जाते हैं? केटायन। तो आज हम बस यही पता लगा रहे हैं कि यहाँ जो केटायन बीच में फंसेगा वो किस आकार का होगा। यहाँ बीच में जो केटायन फंसेगा वो किस आकार का होगा। तो अगर चतुष्फल की स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर बीच में फंसने वाला केटायन का जो आकार है वो 22.5% होगा इन एनायन के आकार के। और अगर आप अष्टफल की पैकिंग करते हो तो यहां पर जो केटायन आप फंसाओगे उसका आकार 41.4% होगा किसके? एनायन के आकार के। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि आखिर इन रिक्तियों में कितने आकार का हम केटायन को फंसा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप पिछले कुछ क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं लगातार कि जो ठोस होता है वो किस चीज के लिए जाना जाता है बेटा? अपने बेहतर संकुलन के लिए, अपने स्ट्रॉन्ग पैकिंग के लिए। पर आपको याद होगा हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी ठोस के अंदर जब आप परमाणुओं का संकुलन करना चालू करते हो, यानी कि परमाणुओं को भरना शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि कितने भी अच्छे से आप पैकिंग कर लो, संकुलन कर लो, बीच बीच में गैप तो रह जाते हैं। तो आज हम चलो ये भी जान लेते हैं कि आखिर किसी भी ठोस के अंदर जब पैकिंग होगा तो पूरे ठोस का कितना हिस्सा इन परमाणुओं द्वारा घेरा जाएगा और कितना हिस्सा खाली रह जाएगा। फिर रिपीट करता हूं, अब हम थोड़ा इस बारे में भी जान लेते हैं कि जब हम संकुलन करते हैं, पैकिंग करते हैं, तो इस पूरे ठोस का कितना आयतन या कितना हिस्सा इन परमाणुओं द्वारा घेरा जाएगा और कितना हिस्सा खाली रह जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में पिछले क्लास में बता चुका हूं। चलो फिर भी मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। तो यहां देखेंगे, इधर सुनो। अब मैं आपको संकुलन गणनांक बता रहा हूं बेटा। संकुलन गणनांक का मतलब होता है, इसको हम लोग लिखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। इसे हम पैकिंग फ्रैक्शन लिखते हैं, शॉर्ट में इसको पीएफ लिखते हैं, शॉर्ट में इसको पीएफ लिखा जाता है। चलो जरा इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसका यह मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक ठोस है और इसके अंदर मैंने परमाणुओं का संकुलन कर दिया, लेकिन मैंने एक ऐसा ठोस लिया है जिसके अंदर जो परमाणु हैं उन्होंने जो इकाई सेल बनाया हुआ है वो एससीसी है बेटा। एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो गौर से सुनेंगे, अगर आप सरल घनीय इकाई सेल वाला ठोस लोगे तो उसके अंदर जो परमाणु होंगे वो इस पूरे ठोस का, उसके अंदर ये जो परमाणु होंगे ये इस पूरे ठोस का 52% हिस्सा ही घेर पाएंगे, बाकी हिस्सा खाली रह जाएगा। फिर रिपीट करता हूं, अगर आप एक ऐसा ठोस लेते हैं जिसके अंदर सरल घनीय इकाई सेल पाया जा रहा है, तो बेटा ऐसे ठोस के अंदर इन परमाणुओं को जब आप मिलाओगे तो आप यह पाओगे कि टोटल जो स्पेस है उसका सिर्फ 52% हिस्सा ही यह पार्टिकल घेरेंगे, बाकी हिस्सा खाली रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि आपके पास एक ठोस है और उसके अंदर आपने एक ऐसा इकाई सेल वाला स्ट्रक्चर लिया है। ये देखो, इस बार आपने ऐसा इकाई सेल वाला ठोस लिया है जो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। जल्दी बताओ बेटा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? एफसीसी, फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल। तो गौर सुनना, अगर आपके पास ऐसा ठोस आ जाए जिसके अंदर ऐसे इकाई सेल पाए जा रहे हैं जो एफसीसी है, तो बेटा एफसीसी इकाई सेल वाले स्ट्रक्चर में कुल जो स्थान होता है परमाणुओं का वो कितना होगा? 74%। बाकी 26% हिस्सा खाली रह जाएगा। बाकी 26% हिस्सा जो है वो खाली रह जाएगा। और अगर आप अंतःकेंद्रीय
ठोस के बारे में बात करते हैं। तो बेटा अंतःकेंद्रीय ठोस क्या होता है आपको पता है ना। ये देखिए मैंने यहां पर एक इकाई सेल ले लिया जिसमें परमाणु अपनी इस कंडीशन में, ये देखो एकदम बीच में है, सेंटर में। इसको और क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, बीसीसी। तो गौर से सुनना, फिर से मैं वही सेंटेंस रिपीट करूंगा। जब आप कोई ऐसा ठोस लेके आते हो जिसके अंदर बीसीसी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, तो बेटा इस अवस्था में सारे परमाणु मिलके इस ठोस का, सारे परमाणु मिलके इस ठोस का अधिक से अधिक 68% हिस्सा ही घेर पाएंगे। तो ये ना एमसीक्यू में पूछते हैं बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है कि चलो बताओ एफसीसी में कितना संकुलन गणनांक होगा, तो आप बोलेंगे बेटा 74%। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है कि बॉडी सेंटर में यानी कि अंतःकेंद्रीय ठोस में परमाणुओं द्वारा कितना हिस्सा घेरा जाएगा, तो आप बोलेंगे 68%। तो बस आपको ये फिगर जो है ना वो याद रखना है, बस आपको ये फिगर जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए इसको। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा सर इसके डेरिवेशन भी है। हाँ बेटा, इसके डेरिवेशंस भी हैं। बहुत सरल पाइथागोरस थ्योरम से इसके डेरिवेशन बनाए जाते हैं। कल शाम को नोट्स रेडी हो चुका है, कल शाम तक आपको नोट्स मिल जाएगा। तो इनके कुछ बिल्कुल साधारण डेरिवेशन दिए हुए हैं। अब देखो डेरिवेशन को मैं बुक से देख के यहाँ छापूंगा, फिर आप उसको छापोगे, मतलब उतना ही होगा। तो जो डेरिवेशन है उसको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो कल शाम को जब आपको हमारे एप्लीकेशन के थ्रू जब नोट्स मिलेगा, तो उस नोट्स में मैंने एकदम सरल तरीके से मैंने इनके डेरिवेशंस बना दिए हैं, वो आपको समझ में आ ही जाएगा, आप चिंता ना करें। और फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस चैप्टर का जब लास्ट क्लास रहेगा, इस चैप्टर का जब लास्ट क्लास हम करेंगे जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे, उस दिन अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं करवा दूंगा। पर चिंता ना करें, इसके जो डेरिवेशन है वो बहुत इजी है, आप नोट्स में एक बार देखोगे आपको समझ में आ ही जाएगा। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से बना है। पर आपको मिनिमम ये याद रखना है कि किसी भी संकुलन में परमाणुओं द्वारा कितना हिस्सा घेरा जाता है, ठीक। बेटा नोट्स मेरे ख्याल से कल शाम तक आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अब बाकी जो नोट्स हैं, जहां से भी फिजिक्स के नोट्स और मैथमेटिक्स के नोट्स आप हमारे एप्लीकेशन से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ भी आपको कल शाम को इसका नोट्स मिल जाएगा। कल शाम तक अपलोड हो जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में आपका नोट्स, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। बाकी आप व्यक्तिगत तौर पे बुक तो खरीदेंगे ही, बुक भी आपको रखना होगा, नोट्स भी आपको दिया जाएगा। क्या है, बुक में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। नियम तो कहता है बेटा कि बुक पढ़ना चाहिए। आपको पता है कि ये जो बुक्स होते हैं, एक हमारे टीचर थे वो कहते थे कि जो बुक्स होते हैं वहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप किसी बुक से पढ़ते हैं कि नोट से पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ से पढ़ते हैं। एक बार अगर आप टॉपिक को समझ गए तो बेटा जैसे ही वो टॉपिक आपके सामने आएगा, चाहे बुक के फॉर्म में आए, चाहे पीडीएफ के फॉर्म में आए या नोट्स के फॉर्म में आए, आप उसको आसानी समझ जाएंगे। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि नोट्स मैं आपको दे दूंगा और आप बुक भी खरीद लेना, लेकिन बस आप चीज़ों को ध्यान से समझो, फिर आप किसी भी चीज़ से पढ़ेंगे वो आपको समझ में आ ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस चैप्टर का लगभग 70% हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहां से जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है, वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या है मैं आपको दिखाता हूं। तो अब जो हम टॉपिक देखने वाले हैं बेटा, वो टॉपिक है क्रिस्टलों में दोष। इस टॉपिक को ना थोड़ा ध्यान समझना, ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप चाहे 6 माही परीक्षा दे, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा दे, चाहे एनुअल के एग्जाम दे, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, 100% है कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये इस चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर बार आएंगे, चाहे आप टेस्ट दीजिए, चाहे हाफ ईयरली दीजिए, चाहे एनुअल एग्जाम दीजिए, चाहे प्री बोर्ड दीजिए, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाओ, इसके क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। बेटा लगभग तय होता है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी जब आप अपने एग्जाम में बैठोगे, स्कूल के एग्जाम में, तब देखना आपको टीचर इसके क्वेश्चन जरूर देगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो टॉपिक अब आपके सामने आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान समझना। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं ये क्या है।
ये क्या है, ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कोई भी टीचर इस टॉपिक को हर एग्जाम में क्यों देता है, सारी बातों को समझ लेते हैं। शुरुआत में लोग ऐसा सोचते थे कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो, अच्छा पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। देखो एक बच्चा बोल रहा है कि हाँ सर इस बार भी आया था इस टॉपिक के क्वेश्चन। एक बच्चा भी मैसेज किया हुआ है ना वैभव, कि हाँ सर इस टॉपिक के क्वेश्चन आया था। बेटा हर साल आता है, कुछ ना कुछ आएगा, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कभी घुमा हुआ क्वेश्चन आएगा, पर सच बता रहा हूं इस टॉपिक के क्वेश्चन से आप बच नहीं पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्या वो वैद्युत चालकता दर्शाता है? कोई भी आयोनिक कंपाउंड क्या वैद्युत चालकता दर्शाता है? बताइए। हाँ, अधिकांश लोगों ने बोला यस, सही बात है। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो वैद्युत चालकता दर्शाते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तो मुझे ये बताओ बेटा, मान लो मेरे घर में एक बर्तन है, एक प्लास्टिक का बर्तन है, मेरे घर में एक प्लास्टिक का बर्तन है। इस बर्तन के अंदर मैंने नमक रख दिया। ये देखो मेरी मम्मी ने इस बर्तन में नमक रखा हुआ है। ये देखिए ये नमक है, इस बर्तन में नमक रखा हुआ है जिसका उपयोग घर में किया जाता है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये देखो बेटा, इसके अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और अब मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। बेटा ये नमक है, ये सॉल्ट है, यानी कि क्या है बेटा, NaCl। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि ये जो नमक है इसमें मैंने 2 वायर लगा दिया और अब मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, तो तुम बताओ क्या आप इस नमक को छू सकते हो? क्या आपको करंट लगेगा? मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो ये NaCl आयोनिक कंपाउंड है ना बेटा, ये आयोनिक सॉलिड है। बताओ क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? क्या ये वैद्युत चालकता दर्शाएगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस सर और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं। ठीक है, सुनो, इस केस में करंट नहीं लगेगा। तो बेटा आयोनिक कंपाउंड, जो आयोनिक ठोस होते हैं वो वैद्युत चालकता दर्शाते हैं, पर तब जब उन्हें पानी में घोला जाता है या पिघलाया जाता है। ठोस अवस्था में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो नमक या कोई भी आयोनिक कंपाउंड जब ठोस अवस्था में होता है वो तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। वो तब करता है जब आप इस नमक को पानी में घोलोगे, वो तब करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। जब आप इस नमक को पिघला दोगे, ये तब करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो बेटा कोई भी आयोनिक कंपाउंड, गौर सुनना, कोई भी आयोनिक कंपाउंड ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। कब करता है? जब उसका आप जली विलयन बनाएंगे, यानी कि उसका पानी में घोल देंगे या उसको आप पिघला देंगे। ठीक, तो मैंने कहा कि किसी भी आयोनिक ठोस में वैद्युत चालकता तब नहीं होता जब वो ठोस अवस्था में होता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? आयोनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होता है तब वैद्युत चालकता नहीं दर्शाता। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गौर सुनना बेटा, ऐसे बहुत सारे आयनिक ठोस पाए गए। अब सुनो ध्यान से, ऐसे बहुत सारे आयनिक ठोस पाए गए जो ठोस अवस्था में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे। ठोस अवस्था में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे, साथ ही साथ चुंबकीय गुण भी दर्शाते थे।
मैंने कहा ऐसे बहुत सारे आयोनिक ठोस पाए गए हैं जो ठोस अवस्था में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। यह बड़ा अजीब था कि ऐसे कैसे हो सकता है। शुरुआत में लोगों को ऐसा लगता था कि कोई भी आयनिक कंपाउंड ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, पर जब रिसर्च हुआ, लोगों ने शोध किया तो पाया ऐसे बहुत सारे आयनिक कंपाउंड होते हैं जो ठोस अवस्था में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे। अरे बेटा, एक बच्चा लिख रहा है लोहा। बेटा, लोहा धातु है, आयोनिक ठोस नहीं है। सॉरी, लोहा जो होता है, लोहा वो तो धातु है ना बेटा, आयनिक ठोस थोड़ी है। मैं आयनिक ठोस की बात कर रहा हूं। एक बच्चा लिखा है सोना। वाह, अरे मैं आयनिक ठोस के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा हूं जो आयोनिक होते हैं। ये देखो, ये होते हैं आयोनिक कंपाउंड। लोहा, सोना, ये सब थोड़ी होता है। हां, ये सिंपल भाषा में आप सीधा सॉल्ट बोल दो बेटा, नमक बोल दो। ये सब नमक होते हैं, ये सब अलग अलग प्रकार के नमक होते हैं। हां, तो मैं ये कह रहा था कि काफी समय तक लोगों को ऐसा लगता रहा कि जो आयोनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। पर जब धीरे धीरे रिसर्च होना चालू हुआ तो लोगों ने एक अजीबोगरीब चीज नोटिस किया। उन्होंने यह नोटिस किया कि कुछ ऐसे आयोनिक ठोस होते हैं जो सॉलिड स्टेट में भी, ठोस अवस्था में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अरे बड़ा अजीब था, क्योंकि सब सोचते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। लोग अचंभे में पड़ गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। एक आयोनिक कंपाउंड जब उसको पानी में घोलते हैं वो तब इलेक्ट्रिसिटी करेगा कंडक्ट, जब उसको पिघलाएंगे वो तब करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। पर सबको लगता था कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड ठोस अवस्था में ऐसा नहीं कर सकता। पर जब लोगों ने रिसर्च किया तो पाया ऐसे बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड थे जो ठोस अवस्था में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे। और ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे, बल्कि और भी बहुत सारे नए नए प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जब लोगों ने ध्यान से चीजों को समझा तो पाया कि वे सारे ठोस जिनके अंदर परमाणुओं की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, गौर सुनना, वे सारे ठोस जिसके अंदर के आयंस या परमाणुओं की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ऐसे ठोसों के अंदर ही ऐसे अजीबोगरीब प्रॉपर्टी पाए जा रहे थे। मतलब वो ठोस अवस्था में चुंबकीय गुण दर्शा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ उनमें कलर भी आ जा रहा है। तो बेटा, लोगों ने यह देखा कि जब जो ठोस होते हैं, जब उनके अंदर परमाणुओं की जो व्यवस्था है जब बिगड़ी हुई पाई गई, तो हमको पता चला कि उसके अंदर अजीबोगरीब प्रॉपर्टी है। तो अंत में कंक्लूजन ये निकाला गया, निष्कर्ष ये निकाला गया कि ठोस दो प्रकार के होते हैं। आयोनिक ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम आइडियल सॉलिड बोलते हैं, और एक को बेटा नॉन आइडियल बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ये देखो, ये मैं आपके सामने एक आयोनिक ठोस बना रहा हूं। ये देखिए, आपके सामने मैं यहां पर एक आयोनिक ठोस बना रहा हूं। ये देखो, यहां पर ये मैंने एक आयोनिक ठोस बना दिया बेटा। जरा गौर से देखो, इस आयोनिक ठोस के अंदर ये जो प्लस चार्ज वाले हैं वो केटायन है, जो माइनस चार्ज वाले हैं वो एनायन है। और आप देखो, इस ठोस के अंदर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक है, एकदम सुंदर सा स्ट्रक्चर बना है, कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक है। तो बेटा, इस तरह के ठोस को आदर्श ठोस यानी कि आइडियल सॉलिड कहा जाता है। आइडियल सॉलिड।
देखिए कितने सुंदर तरीके से सारे के सारे आयंस एक के बाद एक व्यवस्थित है। तो जब किसी ठोस के अंदर सारे आयंस एकदम सिस्टमैटिक फॉर्म में रखे हो या बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखे हो, उनमें कोई गड़बड़ी ना हो, तो यह आदर्श ठोस कहलाता है। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा ठोस आ गया जिसके अंदर के परमाणु गायब हैं, ये देखो बीच बीच से परमाणु गायब है और कहीं से एक्स्ट्रा आयन आ गए हैं, ये देखो इधर उधर बिखर गया है, तो बेटा जब भी किसी ठोस के अंदर परमाणुओं की व्यवस्था बिगड़ जाए, तो समझ जाना अब यह ठोस शो करने वाला है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, एकदम अजीबोगरीब बिहेवियर शो करने वाला है। तो जब भी किसी आयनिक ठोस के अंदर आयनों का व्यवस्था बिगड़ा हुआ पाया जाए, तो समझ जाना कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अजीब होगा। अजीब मतलब हो सकता है कि वो ठोस अवस्था में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, हो सकता है वो कलर शो करे, हो सकता है वो चुंबकीय गुण शो करे, या और भी कुछ नया। तो बस आपको एक ही बात याद रखना है कि जब भी किसी ठोस के अंदर परमाणुओं का या आयंस का व्यवस्था बिगड़ी हुई पाई गई, समझ जाना कि वो अजीबोगरीब प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अब उसी आधार पर अब चलिए हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा बेटा कि अब ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जरा एक बार रीड कर लेंगे, जो मैंने बताया वही है। एक बार ऊपर जो लिखा हुआ है उसको देखो बेटा। ओके, तो समझ गए होंगे आप कि जब परमाणुओं के व्यवस्था बिगड़ जाए, उसमें किसी प्रकार का विचलन आ जाए, उनमें अपूर्णता आ जाए, तो हम कहते हैं उस ठोस में क्या पाया गया? दोष पाया गया। दोष यानी बोलते हैं बेटा इसको हम लोग डिफेक्ट, उसे बोलते हैं डिफेक्ट। और हम कहेंगे वो कैसा ठोस है? डिफेक्टिव ठोस है, डिफेक्टिव सॉलिड है। तो जब भी परमाणुओं और आयनों की व्यवस्था बिगड़ी हुई पाया जाए, उनमें कोई विचलन पाया जाए, उनमें अपूर्णता पाया जाए, तो कह देना कि वो ऐसा ठोस है जिसमें दोष पाया जा रहा है, मतलब उसमें डिफेक्ट पाया जा रहा है। और ऐसे ठोस को हम बोलते हैं बेटा डिफेक्टिव सॉलिड। तो चलिए अब ये तो समझ में आ गया, गौर सुनना, अब ये तो समझ में आ गया कि वे सारे ठोस जिनके अंदर परमाणुओं की व्यवस्था बिगड़ी हुई पाई जाए, कह देना उसमें डिफेक्ट है, यानी कि दोष है, जिसके कारण हमें उसके कुछ अजीबोगरीब प्रॉपर्टी देखने को मिल रहे हैं। पर उनमें क्या अजीब होता है? अगर किसी ठोस के अंदर परमाणुओं का या आयंस का व्यवस्था बिगड़ जाए तो उनमें क्या अजीब होता है, वो हम धीरे से समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये जो अव्यवस्था है ये कितने प्रकार के होते हैं, डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा जो डिफेक्ट है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। ये जो डिफेक्ट है वो 3 तरह के होते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं मैं, 1 मिनट। ऊपर जो परिभाषा लिखी हुई है उसको तो आपने देख ही लिया है, हाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो मैंने कहा जो डिफेक्ट होता है वो 3 तरह का होता है। एक जिसे हम बोलते हैं बेटा रस समीकरणीय दोष, जिसे कहा जाता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट या रस समीकरणीय डिफेक्ट। दूसरा होता है अरस समीकरणीय, इसे हम बोलते हैं बेटा नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और एक होता है अशुद्धि दोष, यानी कि इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ओके, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यहां पर समीकरण मितीय के मतलब क्या होता है। आप जानते हैं इसका मतलब? स्टोकियोमेट्रिक या रस समीकरण मितीय मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब क्या समझते हैं आप?
कुछ जानकारी इसके बारे में? इस शब्द का मतलब समझते हैं? आप कक्षा 11वीं में पहले चैप्टर में ये पढ़े थे आप। हाँ, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक या रस समीकरण मिति मतलब होता है बैलेंस होना। क्या बोला मैंने? बैलेंस होना या इक्वल होना। बैलेंस होना या इक्वल होना। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब होता है इम्बैलेंस होना। इम्बैलेंस होना या इक्वल ना होना। इम्बैलेंस होना या इक्वल ना होना। तो स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है बैलेंस होना, एकदम बैलेंस होना या इक्वल होना। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब बैलेंस ना होना या इक्वल ना होना। और इंप्योरिटी डिफेक्ट का मतलब समझ गए होंगे बेटा, कुछ अशुद्धियां पाई जाएंगी ठोस के अंदर। तो चलो अब एक एक करके मैं आपको पहले इनका मतलब समझा देता हूं। एक एक करके मैं पहले आपको इनका मतलब समझा देता हूं। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं, ये बहुत ही अनयूजुअल आपको लग सकता है, भाई ये कैसा प्रश्न है, इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है, आपको ऐसा लग सकता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बेटा सोडियम क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट है जिसका सूत्र दिया गया है NaCl, जिसमें आप देख सकते हैं कि Na एक है, Cl भी एक है, यानी Na और Cl का जो अनुपात है ये 1:1 है। 1:1 है। इसका मतलब है एक Na के पीछे एक Cl रहेगा, एक Cl के पीछे एक Na रहेगा, 100 Na के पीछे 100 Cl रहेगा, 100 Cl के पीछे 100 Na रहेगा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मान लो एक ठोस है, इस ठोस के अंदर खूब सारे NaCl के आयन हैं, खूब सारे NaCl के आयन हैं, तो क्या इस ठोस के अंदर जितने भी Na आयन होंगे उतने ही क्लोराइड आयन भी होंगे? उनकी संख्या के साथ में समान होंगी? जितने Na+ आयन होंगे उतने ही Cl- आयन होंगे? आपको क्या लगता है? हाँ, होंगे, बिल्कुल होंगे। तो बेटा अगर ये 100 है तो ये भी 100 है, ये 1000 है तो ये भी 1000 है, यानी कि यहां पर क्या है, इनका संख्या का अनुपात क्या है? 1:1। तो मैंने जब इनकी संख्या निकाली तो मैंने पाया, सुना मेरी बात, जब मैंने NaCl के अंदर झांक के देखा और इस बात की गणना की कि क्या सच में Na और Cl 1:1 के रेशियो में रहते हैं जैसे कि सूत्र में बताया गया है, तो मैंने देखा कि हाँ सही था। तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा ठोस आ जाए जिसमें डिफेक्ट है, सुनना, जब भी आपके सामने कोई ऐसा ठोस आ जाए जिसमें दोष है, लेकिन दोष होने के बावजूद अगर उनमें आयनों का अनुपात वैसा ही हो जैसा सूत्र में पाया जा रहा है, तो बेटा इस तरह के डिफेक्ट को ही हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। इस तरह के ठोस को ही हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट को हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? जब किसी ठोस के अंदर डिफेक्ट आ जाए, गौर से सुनना प्लीज, जब किसी ठोस के अंदर डिफेक्ट आ जाए, दोष आ जाए, और दोष आने के बाद भी अगर आयनों का अनुपात वैसा ही रहे जैसे उसके सूत्र में दिया गया है, तो बेटा समझ जाना ये स्टोइकियोमेट्रिक है। वैसे भी स्टोइकियोमेट्रिक का क्या मतलब बताया था मैं? स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है बेटा इक्वल होना। तो वहां जैसा है यहां भी वैसा है, दोनों तरफ इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल है। लेकिन अब सुनना, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, अगला एग्जांपल है FeO का, फेरस ऑक्साइड। तो बेटा यह Fe और O का क्या अनुपात है? दिख रहा है आप लोग को? Fe और O का सूत्र में क्या अनुपात है? 1:1 है ना। यहां फेरस ऑक्साइड का सूत्र में 1:1 का अनुपात है। लेकिन जब FeO के स्ट्रक्चर के अंदर झांका गया और कैलकुलेशन किया गया तो बड़ा अजीब सा रिजल्ट सामने आया। और रिजल्ट क्या था? सुनो, अजीब सा रिजल्ट यह था कि जो फेरस आयन है और जो ऑक्साइड आयन है, इनकी संख्या
उस अनुपात में नहीं थी जिस अनुपात में सूत्र में दिया गया है। जानते हो इसका अनुपात क्या था बेटा? ये था 0.94:1। ये 1:1 नहीं था, 0.94:1। यानी कि अगर इसको मैं 100 ले लूं तो बेटा ये 94 था। तो इसका मतलब क्या समझे? यहां पर एक Na के पीछे एक Cl है, 100 Na के पीछे 100 Cl है, लेकिन यहां पर 100 ऑक्सीजन के पीछे 100 फेरस आयन नहीं है, सिर्फ 94 है। अब ये कैसे हुआ आपको आगे बताया जाएगा, चिंता ना करो। ये कैसे हुआ वो बताऊंगा मैं आपको, पर बता क्या रहा हूं उसको सुनो। यहां पर सूत्र में जो अनुपात दिया गया है वो अनुपात असल में नहीं पाया गया जब मैंने आयनों की गणना की। तो जब भी सूत्र में दिया गया अनुपात और आयनों का वास्तविक अनुपात अगर सच में इक्वल हुआ तो यह स्टोइचियोमेट्रिक कहलाएगा, और अगर सूत्र में दिया गया अनुपात और वास्तविक अनुपात एक जैसा ना हो तो इसे बोलते हैं बेटा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। तो ये इसका मतलब है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है बताया जाएगा। पहले कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो वापस आते हैं। तो अब यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। चलो इसको अब आगे बताता हूं मैं। तो क्या समझे बेटा? हाँ जी, रस समीकरणमिति दोष का मतलब होता है कि जब केटायन का और एनायन का अनुपात इक्वल हो। जब केटायन और एनायन का अनुपात इक्वल हो तो उसको आप क्या बोलेंगे बेटा? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और जब केटायन और एनायन का अनुपात एक जैसा ना हो, या एक जैसा ना हो तो इसको हम नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। और इंप्योरिटी का मतलब क्या है ये आपको बताया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आगे बताऊं? ठीक, तो सुनना मेरी बात। अभी हम एक बहुत ही अजीब अवस्था में पहुंच चुके हैं। हमको ऐसा लगता था कि सारे जो ठोस होते हैं आयनिक ठोस एकदम आदर्श रहते होंगे, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हमको लगता था कि अरे भाई जैसा सूत्र में दिया गया है वही अंदर भी होगा, पर यहां तो कुछ अजीब हो गया। तो बेटा इन सब के पीछे कारण है दोष का होना, डिफेक्ट का होना। तो चलिए एक एक करके मैं आपको ये सारे डिफेक्ट समझाता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आते हैं। बस इतना याद रखना, स्टोइचियोमेट्रिक, गौर सुनना, स्टोइचियोमेट्रिक सुनते ही बस एक ही चीज दिमाग में रखना कि अगर किसी ठोस में दोष आ जाए, यानी कि डिफेक्ट आ जाए, और डिफेक्ट आने के बावजूद भी केटायन और एनायन की संख्या वैसे ही हो जैसे उसके सूत्र में दिया गया है, तो वो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा। या सिंपल भाषा में कहूं तो आप इसको ऐसा समझ लो कि जब किसी ठोस में केटायन और एनायन, मैं थोड़ा इजी कर रहा हूं ना, मैं थोड़ा सिंपल कर रहा हूं, जब किसी ठोस में केटायन और एनायन दोनों की संख्या बराबर पाई जाए तो उसको आप स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। अब चलिए ध्यान से देखो बेटा, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है ना वो दो तरह का होता है। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का होता है, एक जिसे हम शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं, और एक जिसे फ्रैंकेल डिफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है चलो समझते हैं। तो यहां देखना मेरे पास, मैं पहले ना एक ठोस बना लेता हूं। ओह, एक मिनट, थोड़ा सा समय देंगे मेरे को बनाने के लिए। अरे कहाँ गड़बड़ कर दिया मैं, ओफो, एक
मिनट बेटा, थोड़ा सा सहयोग कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। ये देखो मेरे पास एक ठोस है और आप देख सकते हैं इस ठोस के अंदर सभी आयनों की व्यवस्था एकदम बढ़िया से बनी हुई है, कहीं पर कोई डिफेक्ट नहीं है। तो इस तरह के ठोस को क्या बोलते हैं बेटा? इस तरह के ठोस को हम बोलते हैं आइडियल यानी कि आदर्श ठोस। लेकिन अब देखना क्या होने वाला है, लेकिन अब देखेंगे क्या होने वाला है। मैंने, ध्यान सुनना, मेरे पास एक ठोस आया, मेरे पास एक ठोस आया, उसके अंदर जब मैंने झांक के देखा, उसके अंदर जब मैंने झांक के देखा तो मैंने क्या पाया कि उसके अंदर, आओ ये क्या हुआ, कभी कभी तो ठीक है, फिर थोड़ा सा सहयोग करो। क्षमा चाहूंगा, क्या है अभी शुरू ये पैनल बोर्ड यूज करो ना बेटा। लो अब मैं पूरा ही बना देता हूं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब इस ठोस को देखो, अब इसको देखो, इस ठोस में देखो, क्या ये आदर्श ठोस है? देख के बताओ, क्या ये एक आदर्श ठोस है? बस इतना बता दो मेरे को। नहीं, ये आदर्श ठोस नहीं है, इसमें त्रुटि नजर आ रही है, इसमें डिफेक्ट नजर आ रहा है। क्या दिख रहा है? बीच बीच में से आयन गायब हैं। बीच बीच में से आयन गायब हैं। तो गौर से सुनना, जब किसी ठोस के अंदर केटायन और एनायन बराबर मात्रा में गायब हो जाएं। अब वो गायब हो कहां गए बताऊंगा। मान लो किसी ठोस में केटायन और एनायन बराबर मात्रा में गायब हो जाएं, तो इस तरह के डिफेक्ट को बेटा शॉटकी डिफेक्ट कहा जाता है। इस तरह के डिफेक्ट को शॉटकी डिफेक्ट कहा जाता है। फिर रिपीट करता हूं, यहां देखो, इस ठोस में एक केटायन और एक एनायन गायब है। बस मैं इतना पूछूंगा कि इस ठोस में दोष आ गया है, इस ठोस में दोष आ गया है, लेकिन क्या दोष आने के बावजूद केटायन और एनायन की संख्या बराबर है क्या? देखो जरा, दोष आने के बाद भी क्या केटायन और एनायन की संख्या बराबर है? हां। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आपके सामने किसी ठोस में दोष आ जाए और दोष आने के बावजूद केटायन और एनायन की संख्या बराबर पाई जाए तो बेटा वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। तो ये जो डिफेक्ट है ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आता है। क्यों इसके अंदर आता है? क्योंकि डिफेक्ट होने के बाद भी केटायन और एनायन की संख्या बराबर है। तो जब भी, कैसे याद रखोगे, जब भी किसी ठोस में केटायन और एनायन इक्वल नंबर में गायब हो जाए, तो जब उस ठोस में दोष आ गया तो हम कहेंगे किस तरह का दोष है वो? शॉटकी दोष। अच्छा, अब इसमें देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जरा इसको देखना बेटा। अब जरा इस ठोस को देखो। पहला प्रश्न, क्या इसमें दोष है? पहला प्रश्न, क्या इसमें दोष है? हां, दोष है। हां, दोष है। और किस तरह का दोष है? जरा गौर से देखो। एक केटायन अपने स्थान से खिसक के
दूसरे वॉइड में यानी गैप में जाके फंस गया है। एक केटायन अपने वास्तविक स्थान को छोड़ के दूसरे गैप पे जाके फंस गया है। तो ये बताओ, ये आदर्श ठोस तो नहीं है, दिख रहा है साफ साफ कि इसमें डिफेक्ट है। तो बेटा गौर सुनना, जब भी आपके सामने कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाए जिसमें कोई केटायन अपने स्थान को छोड़ के कहीं और फंसा हुआ पाया जाए, तो इस तरह के दोष को फ्रैंकेल दोष कहा जाता है या फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसे हम कहते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट, क्योंकि इस तरह के डिफेक्ट की खोज की थी फ्रैंकेल नामक साइंटिस्ट ने। इस तरह के डिफेक्ट की खोज की थी फ्रैंकेल नामक साइंटिस्ट ने। तो अब सुनो जरा, फिर से मैं वही प्रश्न पूछूंगा, इसको जरा गौर से देखो। क्या इसमें दोष आने के बावजूद या दोष आने के बाद केटायन और एनायन की संख्या बराबर है क्या? हाँ, केटायन और एनायन की संख्या बराबर है बेटा। हाँ देखो ना, अरे केटायन गायब थोड़ी हुआ है, बस वो खिसक के दूसरे जगह पे चला गया। आप काउंट करके देख लो, यहां पर आपको केटायन और एनायन की संख्या एक जैसी मिलेगी। तो अब मुझे बताओ, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट दोनों में एक चीज समान है क्या? डिफेक्ट होने के बाद भी केटायन और एनायन की संख्या बराबर बनी हुई है। केटायन और एनायन की संख्या बराबर बनी हुई है। इसीलिए ये दोनों किसके अंदर आते हैं बेटा? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आते हैं। इसीलिए ये दोनों किसके अंदर आते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आते हैं। पर अब प्रश्न ये उठता है कि ये आयन गायब कैसे हो गए, ये केटायन खिसक कैसे गया, और मुझे कैसे पता चलेगा किसी ठोस को देख के कि भाई कौन से ठोस में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाएगा और कौन से ठोस में फ्रैंकेल डिफेक्ट? और मुझे यह कैसे पता चलेगा कि किसी ठोस में अगर दोष आ भी गया तो दोष के आ जाने से उसके वास्तविक प्रकृति में क्या बदलाव आएगा? तो अभी क्योंकि समय है नहीं, बहुत लंबा यहां पर कॉन्सेप्ट है और अभी बचे हुए समय में जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो खैर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बस मैं यहां पर यह समझ पाया हूं, इतने देर में मैं बस यह समझ पाया हूं कि ये आदर्श ठोस नहीं है, इनमें परमाणुओं की या आयनों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो जब भी आयनों की व्यवस्था, जो आयन्स होते हैं उनकी व्यवस्था बिगड़ी हुई पाई जाए तो हम कह देंगे कि उसमें डिफेक्ट आ गया। जब एक केटायन एक एनायन एक साथ गायब हो जाए तो शॉर्टकी डिफेक्ट, एक केटायन जब अपने स्थान से खिसक जाए तो फ्रैंकेल डिफेक्ट। लेकिन अभी बहुत कुछ जानना है। पहला, ये दोष आते कैसे हैं, किसी ठोस के अंदर दोष कैसे आ जाता है। दूसरा, ठोस के अंदर अगर दोष है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस तरह के ठोस में किस टाइप का दोष पाया जाएगा। और तीसरा, अगर किसी ठोस में दोष आ भी गया तो आने से उस ठोस के नेचर में, उसके प्रकृति में क्या बदलाव आएगा। तो ये सारी बातें अभी हमको समझनी है, पर समय अभी कम है, इसको आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अब क्योंकि मैंने बोल दिया है ये ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो बेटा ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसके कहानी को अभी सस्पेंस में रखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कब होता है, ये सब हम समझेंगे अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही करते हैं, तो अगले क्लास में मिलेंगे बेटा।